हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? डूइंग गुड। लास्ट क्लास में आपने देखा कि गिफ्ट 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली 3 कैटेगरी में एग्जेम्पशन आपको इन एग्रीगेट 50,000 रुपए की मिलती है और चौथी 5वीं कैटेगरी में पर गिफ्ट आपको 50,000 रुपए एग्जेम्प्ट है। बियॉन्ड दैट तो टैक्सेबल है। और 50,000 एक रुपए का गिफ्ट अगर किसी भी कैटेगरी में आ गया ना तो पूरा 50,000 एक रुपए टैक्सेबल होता है, ना कि सिर्फ एक रुपए। मतलब अगर 50,000 तक है तो एग्जेम्प्ट एंड बियॉन्ड दैट फुल अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन आज की क्लास में आप देखेंगे कि कुछ गिफ्ट ऐसे हैं जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, चाहे वो 1 2 3 4 5 किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट वो एग्जेम्प्ट है। मतलब ये गिफ्ट आपको 1 लाख मिल जाए, 10 लाख मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए, 10 करोड़ मिल जाए, 100 करोड़ मिल जाए, वॉट एवर द अमाउंट बी, दीज गिफ्ट्स आर एग्जेम्प्ट वेदर दे फॉल इन कैटेगरी 1 2 3 4 और 5। तो लेट्स सी ये कौन सी गिफ्ट है। Exempted categories. While calculating the above monetary limit of 50,000 in any of the categories, any sum of money or property received from the following shall not be considered. ये जो 50,000 की हम लिमिट काउंट करते हैं ना, उसमें ये काउंट नहीं होगा, ये तो पूरा पूरा एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा जितना है उस पे आप लिमिट अप्लाई कीजिए। पहला क्या है? मनी और प्रॉपर्टी रिसीव फ्रॉम अ रिलेटिव। हालांकि रिलेटिव की डेफिनेशन अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि रिलेटिव कौन होते हैं आपके। प्राइमा फेसी तो हमें समझ में आता है कि भाई माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, ये सब कुछ क्या है, रिलेटिव हैं। बट एग्जैक्ट डेफिनेशन इनकम टैक्स में क्या है रिलेटिव की, वो हम अभी देख लेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग जस्ट अंडरस्टैंड कि इफ द मनी ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। चाहे वो मनी हो चाहे प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी में भी कोई भी मूवेबल चाहे इमूवेबल, मतलब गिफ्ट किसी भी 5 कैटेगरी में फॉल कर रहा हो, अगर रिलेटिव से मिलता है तो ये 100% एग्जेम्प्ट है। यानी मैंने अपनी बीवी को कैश दे दिया 1 करोड़ रुपए, मनी दे दिया 1 करोड़ रुपए, या फिर प्रॉपर्टी दे दी 1 करोड़ रुपए की, वाइफ के हाथ में 1 रुपए का भी गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है। तो मैंने आपको बोला था ना कि सरकार गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगा रही है एक्चुअल में। तो इतनी बड़ी बड़ी मनी या प्रॉपर्टी कौन दे देता है? अरे ये अपना रिश्तेदार ही दे सकता है, राइट। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई ऐरा गैरा आके आपको 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दे देगा, होता ही नहीं है। तो सरकार भी देखिए कितना अच्छा कह रही है कि अगर कोई ऐरा गैरा है तो आपको 50,000 रुपए तक का दे देता हो साल में, बहुत बड़ी बात है। मुझे तो चवन्नी गिफ्ट नहीं मिलती पूरे साल में, राइट। तो ऐरा गैरा आके आपको अगर 50,000 रुपए से ऊपर दे रहा है तो आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हो, अपना ही ब्लैक मनी उसको दियो, वापस उससे ले रहे हो ताकि व्हाइट मनी बना पाओ। गवर्नमेंट भी इस बात को समझ रही है। कौन दे सकता है अनलिमिटेड मनी या फिर अनलिमिटेड वैल्यू की प्रॉपर्टीज? कौन दे सकता है? रिलेटिव होगा आपका दे सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसको एग्जिम कर भी रही है। देखिए, मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल। ध्यान दीजिए, एक मौका है आप सभी के पास कि अपनी शादी पे जितना ब्लैक मनी है व्हाइट मनी कर लीजिए। हाँ, शादी में जितना गिफ्ट मिल रहा है ना, ठीक है, लिफाफे में गिफ्ट मिल रहा है, चाहे इन काइंड गिफ्ट मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है सब फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, बट ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। तो शादी में जितना गिफ्ट मिलता है ना वो सारा का सारा एग्जेम्प्टेड है। ध्यान से सुनिएगा, आपके ससुर जी ने आपको 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। बताइए ये एग्जेम्प्ट है टैक्सेबल है? दिस इज एग्जेम्प्ट, राइट। शादी के ओकेजन पे मिला है। अच्छा, क्या ये रिलेटिव से ही मिलना जरूरी है? नहीं, कोई भी ऐरा गैरा आके शादी वाले दिन आपको दे दे तो सरकार भी समझती है भाई शादियों पे गिफ्ट मिल जाता है। तो शादी वाले दिन कोई ऐरा गैरा भी आके कितने भी रुपए का गिफ्ट दे दे वो सब एग्जेम्प्ट है। तो अगर आपके पास ब्लैक मनी मान लीजिए एक्यूमुलेटेड है तो आपके पास एक रास्ता है, शादी वाले दिन बता दीजिएगा ये सब हमको गिफ्ट में मिला था, वो सारी व्हाइट मनी हो जाएगी। मतलब आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आप पैसा कमाना शुरू कर दिए हो, एंड मे बी इफ यू हैव नॉट पेड टैक्सेस तो यू हैव एन चांस कि आप इन सब को क्या कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ योर मैरिज। जोक, ये सब मजाक था, ठीक है। ऐसी बातें तो हम लोग करते ही नहीं ना है।
मनी और प्रॉपर्टी रिसीव बाय वे ऑफ विल और इनहेरिटेंस, दोनों को अलग अलग समझेंगे। अगर आपको मनी मिला है, प्रॉपर्टी मिला है बाय वे ऑफ विल, विल का मतलब होता है वसीयत के थ्रू। आपको मनी और प्रॉपर्टी किससे मिला है? वसीयत के थ्रू मिला है। ये वसीयत कौन लिख सकता है आपके नाम? ये वसीयत आपके माता पिता लिख सकते हैं आपके नाम, आपका कोई दूसरा रिश्तेदार लिख सकता है, या फिर कोई भी लिख सकता है। मेरे माता पिता के पास तो मनी और प्रॉपर्टी थी नहीं, तो मैंने क्या किया? अपने दोस्त के माता पिता की खूब सेवा की, राइट, और ताकि वो हमें अपनी प्रॉपर्टी लिख दे, और उन्होंने वसीयत में मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी लिख दी। पता है, ये जो वसीयत में मेरे दोस्त के माता पिता ने मुझे प्रॉपर्टी लिखी है ना, ये मेरे हाथ में टैक्स फ्री है। बस ध्यान दीजिएगा, अगर वसीयत के थ्रू आपके पास मनी या प्रॉपर्टी आती है तो वो एग्जेम्प्टेड है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी मेरे दोस्त के माता पिता लिख गए मेरे नाम, ठीक है, वो सारा का सारा मेरे हाथ में क्या है? टैक्स फ्री है। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस। अगर मनी और प्रॉपर्टी आपको इनहेरिटेंस में मिला है, इनहेरिटेंस का मतलब पिताजी की प्रॉपर्टी किसकी होगी? बच्चों की ही होगी। इनहेरिट तो आप अपने पेरेंट्स से ही कर सकते हो, वसीयत तो कोई भी आपके नाम लिख सकता है, इनहेरिट आप अपने पेरेंट्स से ही कर सकते हो। तो पेरेंट्स से जो आप प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हो वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं है, चाहे वो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी क्यों ना हो, मनी क्यों ना हो। नाउ नेक्स्ट इज मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर। देने वाला अगर अपनी मृत्यु का आभास कर रहा है, समझते हैं, जो देने वाला है ना, उसको लग रहा है कि अब वो किसी भी पल किसी भी क्षण मर सकता है, और ऐसे में वो आपको जाते जाते कुछ दे जाए, तो वो आपके हाथ में टैक्स फ्री होता है। आइए समझते हैं इस बात को। सेठ करोड़ीमल जी, सेठ करोड़ीमल जी नाम से ही पता चल गया होगा कि करोड़ों रुपए होंगे उनके पास, तो ठीक है। सेठ करोड़ीमल जी अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं, उनकी तबीयत खराब है, और वो अपनी मृत्यु को नजदीक से देख पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब वो किसी भी क्षण मर सकते हैं। उन्होंने बुलाया, रामू काका जल्दी आओ। रामू काका गए। आप तो हिंदी मूवीज देखते हो ना, तो समझ गए होगे रामू काका कौन है? उनका सेवक, ठीक है, घर में काम करने वाला। उसको बुलाते हैं, रामू काका जल्दी से आओ। रामू काका आते हैं, कहते हैं, रामू काका मेरी जान कभी भी जा सकती है, ठीक है, और तुमने मेरी सेवा की है, तो मैं तुम्हें कुछ दे के जाना चाहता हूं, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये तकिया जो मैंने लगा रखा है ना, इसको तुरंत मेरे जाने के बाद तकिया को खोल देना, फाड़ देना, इसमें तुम्हें 2 करोड़ रुपए नगद मिल जाएंगे। रामू काका खुश, क्या बात है भाई। फिर बताते हैं, ये सामने जो टेबल रखी है जिसपे तुम मेरा पानी रखते हो, दूध रखते हो लाके, ये जो टेबल है ये सोने की है, इस पे लकड़ी का बस पॉलिश किया हुआ है, ये लकड़ी की नहीं है, ये सोने की है, और ये तकरीबन जो टेबल है वो करीब करीब 20 करोड़ रुपए की है। रामू काका और मस्त होते हैं, क्या बात है भाई, क्या बात है। फिर कहते हैं, रामू काका वो तुम देखे होगे, मैं कहता हूं कि ये वाला कपड़ा निकाल दो मेरा, ये वाला निकाल दो, ये वाला निकाल दो, लास्ट वाला कपड़ा मैं हमेशा मना करता था, कहता था मैं ये नहीं पहनूंगा, ये मत निकालो। रामू काका वो कपड़ा तुम निकालना मेरे जाने के बाद, और उसके पीछे तुम देखोगे एक लॉकर है जिसका कोड है, पासवर्ड है 1 2 3 4, और करोड़ीमल जी ऊपर चले गए। लो, लेकिन रामू काका को पासवर्ड पता चल गया है, 1 2 3 4। अब रामू काका को ये सारी चीज मिल जाती है करोड़ीमल जी के जाने के बाद। क्या क्या? तकिए में रखा पैसा, वो टेबल सोने की, और जो लॉकर था उसमें हीरे जेवरात खूब निकलते हैं, करीबन 5 करोड़ रुपए के निकलते हैं। ये सब रामू काका के हाथ में टैक्स फ्री है, 1 रुपया टैक्स नहीं देना। क्यों? क्योंकि कानून कहता है कि अगर कोई मरते मरते, ठीक है, किसी को कुछ दे जाए तो वो क्या होता है? टैक्स फ्री होता है, राइट। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, एक बार एक बच्चे ने एक क्वेरी कर ली थी मुझसे, ठीक है, और ये सारा कुछ मेरा ना लाइव क्लास का, फेस टू फेस क्लास का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर पाता हूं। जनरली मैं ये जानता हूं कि आपके पास कभी भी कोई डाउट नहीं रह जाते होंगे। पता है क्यों नहीं रहते हैं? इसलिए डाउट नहीं रहते हैं क्योंकि इनकम टैक्स जैसे सब्जेक्ट में डाउट ना हो पॉसिबल नहीं है। एक एक बच्चे के पास 50-50 डाउट होने चाहिए क्लास में, बट आपके पास कभी डाउट नहीं होता। मालूम है क्यों? क्योंकि जितने डाउट्स हो सकते हैं ना बच्चे के, वो सब मैंने सुन रखे हैं, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, और मैं अपने लेक्चर में वो सारे डाउट्स को सॉल्व करते हुए ही पढ़ा रहा हूं। इनफैक्ट आज भी
आप जब कमेंट के जरिए मुझे डाउट्स अपने देते हो ना, तो वो सब मैं फीड कर लेता हूं, राइट। तो बच्चे ने मुझसे क्या बोला, कहा सर मान लीजिए, क्वेश्चन ये था एंड ये फैक्ट है, ठीक है, ये मेरी फेस टू फेस क्लास का क्वेश्चन है। बच्चा कहता है सर करोड़ीमल जी ने तो रामू काका को ये सब बता दिया और फिर करोड़ीमल जी ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। अब रामू काका रोज देख रहा है, अरे आज भी नहीं मरे, फिर कल देख रहा है, कह रहा है आज भी नहीं मरे ये तो, परसों देखा क्या आज भी नहीं मरे ये तो, अब वो मर ही नहीं रहे हैं। तो रामू काका ने एक दिन क्या किया, वही तकिया उनके मुंह पे रखा और गला दबा दिया। अब बताइए सर क्या होगा, जो पैसा मिला वो टैक्स फ्री है कि नहीं है? मैंने कहा यार मैं इनकम टैक्स पढ़ाता हूं, मैं क्रिमिनल लॉ थोड़ी ना पढ़ाता हूं, ठीक है। तो ये सारी चीज क्रिमिनल लॉ देखेगा। अगर इनकम टैक्स में आप ये प्रूव कर देते हो वो मरते मरते मुझे दे के गए हैं, ठीक है, हालांकि तुमने मारा है तो ये बात नहीं कही जा रही है, कोई मरते मरते दे के जा रहा है, इट हैज टू बी प्रूव, पहले क्रिमिनल लॉ में प्रूव होगा, ठीक है, आपने गलत किया। तो देखिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी ऐसी, बट ऑब्वियसली यहाँ पे तो उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो मर्डर कर दिया है तो थोड़ी ना उसको मिल जाएगा। टेक्निकल बात ये है, मिलेगा तब ना टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल की बात करेंगे। अगर उसने सच में मर्डर कर दिया और वो पकड़ा जाता है तो पैसे ही उसको नहीं मिलेंगे, राइट। चलिए, देन कम्स नेक्स्ट, मनी और प्रॉपर्टी रिसीव फ्रॉम अ लोकल अथॉरिटी। अगर लोकल अथॉरिटी से आपको पैसा मिलता है, देखिए मैंने ऐसा सुना है, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बताता हूं, जैसे कहीं कहीं ऐसा सुनने में आया है कि एक क्लास 12th लड़कियों ने पास किया है तो सरकार कह रही है कि हम 75,000 रुपए देंगे उनको, जिन्होंने क्लास 12th पास किया है उनको हम 50,000 रुपए देंगे। कभी कभी इस तरीके की बातें सुनने में आती हैं, राइट। कभी कभी गवर्नमेंट ने, लोकल अथॉरिटीज ने लैपटॉप बांट दिया बच्चों को, और खास करके लड़कियों की एजुकेशन को प्रमोट करते हैं तो लैपटॉप बांट दिया, साइकिल बांट दिया। तो लैपटॉप, साइकिल ये सब तो वैसे भी टैक्सेबल नहीं होता, ये तो गिफ्ट की किसी भी 5 कैटेगरी में नहीं जाता, लेकिन नगद ये तो गिफ्ट की कैटेगरी में जाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए क्लास 12th पास लड़की को लोकल अथॉरिटी ने, लोकल अथॉरिटी आप समझ गए ना, नगर निगम की तरफ से मिला है, लोकल गवर्नमेंट से मिला है, तो वो पैसा जैसे ही उस लड़की को मिला तो 75,000 रुपए 50,000 से ज्यादा है तो वो तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये तो सरकार खुद दे रही है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, तो ये तो टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली यहां पे एग्जेम्प्ट करा दिया गया है, ठीक है। देन देखिए कोविड के समय ये प्रोविजंस और इंक्लूड किए गए, ठीक है, और ये आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गए। बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एक्चुअली इंकर्ड बाय हिम ऑन हिज मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली फॉर एनी इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19 सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन। अगर मैंने किसी को पैसे दिए कोविड-19 का इलाज कराने के लिए, मतलब कोरोना हो गया था, उसका इलाज कराने के लिए पैसा दिया, तो चाहे जितना पैसा दे दिया मैंने उसको, वो पूरा एग्जेम्प्ट है उसके हाथ में, ठीक है। वो मेरा कुछ लगता है नहीं लगता इस बात से फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी मैंने अगर कोविड-19 का इलाज कराने के लिए पैसा दे दिया, चाहे कितना भी दे दूं मैं, ठीक है, वो सारा उसके हाथ में एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट है, बाय अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन, बाय अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ द डिजीज्ड पर्सन विदाउट लिमिट, from any other person or person aggregate up to 10 lakh where the cause of death of such person is illness related to COVID-19। ध्यान से समझिएगा, मेरा एक एम्प्लॉय है जिसकी कोरोना में डेथ हो गई, अब मैं उसके घर वालों को, मेरा एम्प्लॉय है, कोरोना में उसकी डेथ हो जाती है, अब मैं उसके घर वालों को चाहे जितना पैसा दे दूं, घर वाले के हाथ में एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अब दूसरी बात, कोविड-19 में किसी की डेथ हो जाती है, वो मेरा इंप्लॉय नहीं है, मेरा पड़ोसी है मान लीजिए, और मैंने उसके घर वालों को हेल्प करने के लिए पैसा दे दिया, तो कहता है 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है। फिर से सुनिएगा इस बात को, मेरे इंप्लॉय की कोरोना में डेथ हुई, मैंने उसके घर वालों को पता है कितना दिया, 50 लाख रुपए दिया, ठीक है। उन घर वालों के हाथ में पूरा एग्जेम्प्ट है, टैक्स फ्री है, 1 रुपया टैक्स नहीं देना, ठीक है। 10 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन कब है, जब वो मेरा पड़ोसी है, ठीक है, और उसकी डेथ हो जाती है, मैंने उसके घर वालों को मान लीजिए 50 लाख रुपए दिया, तो 10 लाख रुपए की एग्जेम्पशन मिलेगी, 40 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, पेमेंट इज रिसीव विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच पर्सन, ये पेमेंट 12 महीने के अंदर अंदर डेथ से हुई है तो ही माना जाएगा कि आप कोविड की वजह से किसी की डेथ हुई थी इसलिए आप पैसा दिए हो, ठीक है। अब ये नहीं कि
आज मुझे किसी को पैसा देना है, ठीक है, तो उसके घर में किसी की कोविड में डेथ हुई थी आज से 5 साल पहले, तो मैंने कहा कि अब ये तो मैं घर वालों को पैसा दे रहा हूं, कोविड में डेथ हुई थी तो एग्जेम्प्ट हो गया। नहीं, अरे वो तो हो सकता है पता नहीं किस बात का तुम पैसा दे रहे हो, आज तुम जबरदस्ती उसके घर में कोई डेथ हुई थी उसका फायदा उठा रहे हो टैक्स प्लानिंग के लिए, राइट। तो कह रहा है कि अगर कोविड में डेथ हुई थी और 12 महीने के अंदर अंदर पैसा आ रहा है तो ये माना जाएगा कि भाई आप हो सकता है सहयोग के लिए पैसा दे रहे हो उनके घर वालों को और इसलिए उनके हाथ में एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। एनी अदर प्रिस्क्राइब कंडीशन कुछ भी अगर है तो वो सेटिस्फाई करनी होगी। फैमिली मेंबर का मतलब क्या है, किसको आप दे सकते हो, आप उसके स्पाउस को, बीवी को दे सकते हो, बच्चों को दे सकते हो, ठीक है, या फिर पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर को तब दे सकते हो जब वो होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन हिम है। ध्यान से सुनिएगा, बीवी बच्चों को आप पैसा दिए हो तो एग्जेम्प्टेड है, या फिर अगर माता पिता भाई बहन को दे रहे हो तो कब एग्जेम्प्ट होगा, अगर वो माता पिता भाई बहन उस बंदे पे डिपेंडेंट थे, ठीक है, जिसकी कोविड के समय डेथ हुई है, राइट। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम एनी फंड, फ्रॉम और बाई एनी फंड और फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल और एनी अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन और एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रेफर्ड अंडर सेक्शन 1023C। एक्चुअली 1023C में ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स, इनका रजिस्ट्रेशन होता है अगर वो फिलेंट्रॉफिक पर्पस होता है, मतलब वेलफेयर पर्पस होता है उनका, उनको कमाना नहीं है, उनको वेलफेयर करना है। तो अगर इनके द्वारा कुछ मिल जाता है किसी को भी तो एग्जेम्प्ट रहेगा। अब देखिए क्या होता है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, तो कोई बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको विदेश जाने के लिए ना पढ़ाई वढ़ाई का पैसा दे देते हैं, ठीक है, उसको भाई बहुत गरीब बच्चा है तो इनका तो काम वेलफेयर है, तो ये लोग क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ने के लिए, मतलब कॉपी किताब के लिए, ड्रेसेस के लिए, इन सब के लिए पैसा दे देते हैं, तो वो सब टैक्सेबल ना हो जाए इसलिए इसको यहाँ पे डाल के एग्जेम्प्ट कराया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं मैं आपको बताऊं, वो लोग इलाज तो फ्री में करते ही हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल इतने अच्छे हैं जो वेलफेयर वाले हैं कि वो सिर्फ इलाज फ्री में नहीं करते हैं, जब वो मरीज वहां से हॉस्पिटल से रिलीज होता है तो उसको कुछ पैसे भी देते हैं, क्योंकि जब हॉस्पिटल से तो निकल गया लेकिन अब कुछ दिन काम तो करेगा नहीं, वो बहुत गरीब है और काम नहीं करेगा तो पैसे कैसे आएंगे, तो दवा है, घर में खाना पीना है, ये सब कैसे करेगा, तो इसलिए कुछ पैसे दे देते हैं, तो वो सब पैसा यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम और बाई एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A, 12AA और 12AB, ये ट्रस्ट यहाँ पे रजिस्टर होते हैं, ठीक है, जो चैरिटी करते हैं, तो इनके द्वारा अगर पैसा मिलता है तो वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। देखिए आपको एग्जाम में जो मेन बात करता है ना, वो बस ऊपर, यहाँ जो ऊपर आपसे पढ़ा है आपने, इसी की बात पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। फिर है उसके बाद, फ्रॉम एनी इंडिविजुअल बाय ए ट्रस्ट क्रिएटेड और एस्टैब्लिश सोली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। देखिए अगर मैं अपने रिलेटिव को पैसा दूंगा तो वो एग्जेम्प्ट है कि नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक ट्रस्ट बनाते हैं, ठीक है, और उस ट्रस्ट से पैसा तभी निकालते हैं जब किसी रिलेटिव को आवश्यकता होती है। तो मैं मतलब एक बड़ा आदमी हूं भाई, मैं खूब कमाता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार में मैं सबकी मदद करूं, ठीक है, तो मैंने एक ट्रस्ट बना दिया, ठीक है, उसमें पैसा मैं डालता हूं, उस ट्रस्ट में पैसा डालता हूं, और जो भी किसी की भी मदद करनी होती है तो मैं उस वहां से, किसी रिलेटिव के घर में शादी है तो मैंने पैसा दे दिया वहां से, किसी को कोई बीमारी है, कुछ इलाज के लिए पैसे चाहिए तो उस ट्रस्ट से पैसा दे देता हूं। तो मैं डायरेक्ट देने की बजाय ट्रस्ट से दे देता हूं, बात तो एक ही है। तो ट्रस्ट से अगर मेरी एक ट्रस्ट से मेरे रिलेटिव को पैसा मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड होना चाहिए, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग हियर। नेक्स्ट है, बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ टोटल और पार्शियल पार्टीशन कवर्ड अंडर सेक्शन 47(1). ये एचयूएफ का टोटल और पार्शियल पार्टीशन है। आपको पता ही है कि एचयूएफ का जब पार्टीशन होता है, बंटवारा होता है, तो भाइयों का बंटवारा हुआ और भाइयों को जो भी मिला प्रॉपर्टी में से तो वो एग्जेम्प्टेड होता है उनके हाथ में। और फिर जब वो भाई लोग बेचते हैं प्रॉपर्टी आगे तो कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, ये सब पता है आपको, ये भी पता है आपको। बाय वे ऑफ ट्रांजेक्शन द नेचर ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर। अमलगमेशन और डीमर्जर जिसमें आपने देखा था कि कैपिटल गेन नहीं लग रहा था, ठीक है, तो जब ए कंपनी बी में अमलगमेट हो रही थी एंड इट वाज नॉट एन ट्रांसफर बेसिकली, तो बी के हाथ में जो कुछ भी आ रहा था वो गिफ्ट नहीं था। फ्रॉम सच क्लास ऑफ पर्सन एंड सच सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इसके अलावा कुछ और प्रिस्क्राइब्ड है नहीं, ठीक है। एंड नाउ लास्ट, एग्जेम्पशन ऑफ कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर। भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो आप
सुनते हैं कि गवर्नमेंट राहत राशि देती है, कहती है जिनके भी घर भूकंप में उड़े उन्हें हम 2 लाख रुपए देते हैं। ट्रेन दुर्घटना होती है तो आए दिन आप सुनते हो कि जिनके भी हाथ पैर कटे उनको 2 लाख रुपए, जिनके घर में मृत्यु हो गई उनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो ये जो सरकार से मुआवजा आता है ये टैक्सेबल होता है या एग्जेम्प्ट होता है? ये एग्जेम्प्ट होता है। ये भी आपने एग्जेम्प्ट इनकम में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। सो नॉट गोइंग टू डिस्कस मोर ऑन टू दिस। क्लियर है? ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी याद रहेगा आपको। रिलेटिव से पैसा आ गया, ये सब मेन चीज है। रिलेटिव से पैसा आ गया, शादी पे पैसा आया, विल या इनहेरिटेंस से पैसा आया, कोई मरते मरते दे गया, ठीक है। तो ये सब पैसे जो होते हैं एग्जेम्प्टेड होते हैं, मनी और गिफ्ट। चलिए, अदर रेलेवेंट पॉइंट्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है और बच्चे का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो यहां वो धाराशायी हो जाता है, ठीक है। अब एक एक पॉइंट को मैं इतना स्मार्टली आपको समझाऊंगा, उसके दाएं बाएं जितनी बातें हैं उसको भी रिकॉल कराऊंगा, राइट। और आप बताइएगा मुझे आपको मजा आया कि नहीं। लेट्स सी पॉइंट नंबर 1, where the capital gain arises from transfer of property, the value of which has been subject to income tax under section 56(2)(7). आपको याद होगा कैपिटल गेन में एक प्रॉब्लम था, एक इलस्ट्रेशन था जिसपे मैंने आपको मार्क कराया था कि आईयूएस करने के बाद ये क्वेश्चन करिएगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। याद आ रहा है? और अगर याद नहीं आ रहा है तो आप ध्यान से पढ़ते नहीं हो। कितने लोगों को याद आई ये बात? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, कितने लोगों को ये बात याद आई कि कैपिटल गेन में मैंने क्वेश्चन मार्क कराया था? बस इतना लिख दीजिएगा, याद आया, मैं समझ जाऊंगा। आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप किस बात के लिए लिख रहे हैं। मुझे ये बात बताइए कि आपको याद आया कि क्वेश्चन कैपिटल गेन में मैंने कहा था आईयूएस करने के बाद ही कर पाएंगे, तो ये है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। Where the capital gain arises from transfer of property, the value of which has been subject to income tax under section this, ये गिफ्ट वाला टैक्सेशन है। ये जो अभी तक आप पढ़ रहे थे ना, ये गिफ्ट टैक्सेशन इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(7). तो कह रहा है कोई प्रॉपर्टी आपको मिली जिसपे आप ऑलरेडी गिफ्ट की तरह टैक्स दे चुके हो, the cost of acquisition of such property shall be deemed to be the value which has been taken into account for the purpose of section 56(2)(7). तो कह रहा है अगर कोई प्रॉपर्टी आपको मिली जिसपे आप गिफ्ट की तरह टैक्स दे चुके हो, तो जिस वैल्यू पे आप गिफ्ट की तरह टैक्स दिए हो वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस ओनर शैल ऑल्सो नॉट बी कंसिडर्ड। मैं समझाता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप भी मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिए पॉइंट नंबर 1 को। ये क्या बोलना चाहता है? ए ने बी को गिफ्ट किया, बी ने फर्दर इसको सेल कर दिया। ए ने तो बी को गिफ्ट दिया, बी ने फर्दर इसको सेल कर दिया, ठीक है। अगर ए और बी ये रिलेटिव हैं, ठीक है, तो अगर ये रिलेटिव होंगे तो ये गिफ्ट क्या बन जाएगा? ये गिफ्ट बन जाएगा नॉट टैक्सेबल। याद आ रहा है आपको भाई? अभी तो आपने पढ़ा कि अगर रिलेटिव को दिया जाएगा गिफ्ट तो ये टैक्सेबल नहीं है। तो अब बी के हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, यानी कि कॉस्ट ऑफ ए, ठीक है। जब बी सी को बेचेगा तो इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी? यहां से लेके यहां तक की पीरियड ऑफ होल्डिंग होगी और इतने ही पीरियड का इंडेक्सेशन होगा। ये सब आपको पता है कि नहीं? जल्दी से बताइए। ये कैपिटल गेन में आप पढ़े हुए हो कि भाई जब भी मुझे गिफ्ट मिलता है तो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर होता है, सेक्शन 49(1) लग जाता है, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। याद आ रहा है सब? सेक्शन 49(1). लेकिन अगर ये ए और बी रिलेटिव नहीं है तब तो ये गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा ना बेटा, तब तो ये गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा। और ये वाली बात और ये वाला गिफ्ट जब फर्दर बेचता है तो कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है, ये बात आपने कैपिटल गेन में नहीं सीखी। क्यों नहीं सीखी? क्योंकि आपको पता ही नहीं है गिफ्ट कब टैक्सेबल होता है, कब एग्जेम्प्ट होता है। ये तो इतनी सारी क्लास यहां पे किए तब ना पता चला। तो अब वो वाली बात यहां पे कंप्लीट होने वाली है। देखिए, अब मैं रिपीट करता हूं, ये बात चेंज करता हूं। ए ने बी को गिफ्ट किया, बी ने फर्दर सी को सेल कर दिया, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर नॉट रिलेटिव, ये रिलेटिव नहीं है। अगर ये रिलेटिव नहीं है तो ये गिफ्ट टैक्सेबल हो जा रहा है, ठीक है।
ये गिफ्ट टैक्सेबल हो जा रहा है। कितना टैक्सेबल हो जा रहा है? द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गिफ्ट। भाई जो फेयर मार्केट वैल्यू है गिफ्ट की वो टैक्सेबल हो गया बी के हाथ में, ठीक है। तो बी की अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? वही फेयर मार्केट वैल्यू जिसपे अभी गिफ्ट की तरह हम टैक्स दिए हैं। अगर ए ने बी को 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, ठीक है, ज्वेलरी 2 करोड़ रुपए की गिफ्ट कर दी, तो 2 करोड़ रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी बी की, ठीक है। अब बी सी को सेल कर रहा है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी? यही होगी पीरियड ऑफ होल्डिंग, बस। और यही होगा इंडेक्सेशन। अब क्लियर है आपको बात? ये है पॉइंट नंबर 1 कि अगर आपको गिफ्ट मिला और वो गिफ्ट टैक्सेबल हो गया तो जितने रुपए का वो गिफ्ट वैल्यू किया गया था वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उस कैपिटल एसेट की, ठीक है। और जब आप फर्दर उसे सेल करोगे तो जितने समय आप होल्ड किए वही पीरियड ऑफ होल्डिंग है और उतने ही पीरियड को इंडेक्सेशन भी किया जाएगा। लेकिन अगर एक गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता है तो सेक्शन 49(1) लग जाता है और कॉस्ट हो जाता है कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, वहीं से होल्डिंग लेते हैं, वहीं से इंडेक्सेशन लेते हैं, राइट। तो ये पॉइंट नंबर 1 था, पूरा पॉइंट नंबर 2 नहीं था, ये पॉइंट नंबर 1 की ही दोनों बातें हैं। ये था पॉइंट नंबर 1। मजा आया आपको? आई एम श्योर मजा आया होगा। अब आइए पॉइंट नंबर 2। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनते हैं। पॉइंट नंबर 2, अरे आप गलत नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। सेक्शन 56(2) shall apply if property is in the nature of capital asset in the hands of recipient। ये गिफ्ट वाला टैक्स कब लगता है? जब रेसिपेंट के लिए कैपिटल एसेट होना चाहिए। ये देखिए मैं समझाता हूं। ये बात समझिए, ये जितना हम गिफ्ट गिफ्ट तो बोलते जा रहे थे अभी तक, लेकिन जब भी हम बात कर रहे हैं गिफ्ट की तो ए जब बी को गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, एंड इफ इट इज अ प्रॉपर्टी, मनी की बात नहीं कर रहे हैं, इफ इट इज अ प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो इमूवेबल हो, चाहे मूवेबल हो इमूवेबल हो, अगर ए बी को कोई प्रॉपर्टी दे रहा है गिफ्ट के तौर पे तो बी के लिए वो कैपिटल एसेट होगा तभी टैक्सेबल है, नहीं तो वो टैक्सेबल नहीं है। इसका क्या मतलब है? ध्यान से समझिए। हमने पढ़ा था अगर ए बी को ज्वेलरी दे दे, ठीक है, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू मान लेते हैं 20 लाख और एक सेल कंसिडरेशन हो, बेचा कितने का गया हो, मान लेते हैं 17 लाख। आपने क्या पढ़ा है जल्दी से बताइए। अगर ए बी को ज्वेलरी दे दे 17 लाख रुपए में 20 लाख रुपए की, तो आपने ये पढ़ा था कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी तीसरी वाली कैटेगरी में ये टैक्सेबल हो जाएगा, 3 लाख रुपया टैक्सेबल हो जाएगा बी के हाथ में। अब ध्यान से सुनिए, ये जो बी है ये एक ज्वेलर है, ठीक है, एक रजिस्टर्ड ज्वेलर है। आप एक ज्वेलरी की दुकान पे गए जिसकी 20 लाख रुपए की ज्वेलरी थी, आपने ज्वेलर को दिखाया, कहा मुझे बेचना है, तो वो आपको कितना देगा? अरे 20 लाख की ज्वेलरी का 20 लाख रुपया थोड़ी ना दे देगा, वो तो 17 लाख 18 लाख यही ना देगा। अरे वो तो बेचेगा तो कमाएगा ना फर्दर। अगर ऐसे होने लग जाए तो दिन भर हम जितना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब कोई भी वो ज्वेलर जितनी चीज खरीदते जा रहा है उसके हाथ में गिफ्ट का टैक्स बनते जा रहा है। अरे वो बैठ के दुकान बिजनेस कर रहा है कि गिफ्ट ले रहा है लोगों से? आप भी कॉमन सेंस से सोचिए। एक ज्वेलर के पास आप जाते हैं, उसको जाके आप ज्वेलरी बेचेंगे तो 20 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू होगा तो 20 लाख थोड़ी ना देगा, कम ही ना देगा थोड़ा, तो उसके हाथ में ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टैक्स तो वो ऑलरेडी देगा ही। अब ये ज्वेलरी वो वापस से ज्वेलर 20 लाख रुपए में बेच देगा तो 3 लाख रुपए पीजीबीपी की इनकम बन जाएगी कि नहीं? बन जाएगी।
तो मार्केट वैल्यू से जितना सस्ता लिया वो पहले ही आप इनकम बना दोगे, फिर बेचेगा मार्केट वैल्यू पे तो फिर इनकम बनेगी, तो क्या दो बार टैक्स देगा क्या एक ही इनकम पे? अंडरस्टूड एवरीवन? तो आपको यह भी याद रखना है कि पाने वाले के लिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए? कैपिटल एसेट। लास्ट क्लास में आप इतनी सारी प्रॉब्लम भी कर लिए थे, लेकिन ये सब बात तो मैंने डिस्कस ही नहीं की, राइट? तो आप धीरे 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 सीख रहे हो। लास्ट क्लास में आप कैटेगरी ऑफ गिफ्ट सीखे, कैटेगरी में डिवाइड करना आपको आ गया, ठीक है, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल समझे। फिर आज की क्लास में आपने समझा कि कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ गिफ्ट है विच इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड, एंड नाउ स्पेशल पॉइंट्स विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ, कि सामने वाले के हाथ में वो कैपिटल एसेट होनी चाहिए। अंडरस्टूड? सामने वाले के जब ज्वेलर को हम दे रहे हैं तो उसके लिए कैपिटल एसेट है क्या ज्वेलरी? नहीं, इन्वेंट्री है। आप एक ड्राइंग इंपोरियम में जाते हो जो पेंटिंग और ड्राइंग बेचते हैं, ठीक है, एक ड्राइंग आपके पास है जिसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपया है, वो ड्राइंग इंपोरियम वाला आपको 10 लाख रुपया थोड़ी ना दे देगा, उसको तो उठा के मार्केट में बेचना है फर्दर। वो आपको हो सकता है 8 लाख रुपया दे, 9 लाख रुपया दे, तो क्या 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया जो भी डिफरेंस है वो उसकी इनकम हो गई क्या? कभी नहीं इनकम हुई, वो गिफ्ट नहीं होगा उसके हाथ में, क्योंकि ऐसा ही होता है मार्केट में। क्योंकि वो ड्राइंग इंपोरियम वाला फर्दर उसको 8 लाख रुपए में आपसे खरीद के 10 लाख में बेचेगा, तो पीजीबीपी की इनकम तो आएगी 2 लाख रुपया उसकी, और 11 में बेच दिया तो 3 लाख रुपए आ जाएगी पीजीबीपी इनकम। मतलब जो भी डिफरेंस आपसे खरीदने के ऊपर जितना पैसा पाएगा वो तो उसकी पीजीबीपी की इनकम बनेगी ही, तो अभी क्यों टैक्सेबल किया जाए, राइट? ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। 56(2) shall apply if the property is in the nature of capital asset in the hands of recipient. If the property is stock in hand in the hands of recipient, then section 56(2)(7) यानी गिफ्ट वाला टैक्सेशन has no application. For example, if an individual who is jeweler buys jewelry from a customer of 80 lakh, fair market value 100 लाख, 100 लाख रुपए की ज्वेलरी 80 लाख रुपए में खरीद लिया एक ज्वेलर, 20 लाख रुपया सस्ता खरीद लिया है, जल्दी बताइए कि उसकी इनकम हो गई गिफ्ट की? नहीं। Now section 56(2)(7) shall not apply since jeweler receives jewelry as stock in trade, and as and when he will sell the jewelry, say for 105 lakh, then 25 lakh shall be taxable as business income. मान लीजिए वो 105 लाख में बेच दिया, तो 80 लाख में खरीदा था, 25 लाख का फायदा हुआ, वो पीजीबीपी की इनकम बन जाएगी। चलिए पॉइंट नंबर 3, कितनी बातें घूम घूम के आ रही है। पहली बात कैपिटल गेन से आई, दूसरी बात बिजनेस से रिलेटेड बात हो गई, अब तीसरी बात फिर बिजनेस से रिलेटेड है। पीजीबीपी में आपने एक बात पढ़ी थी कि 2 लाख रुपया से ज्यादा हम नगद में ले नहीं सकते। एक तो 269 ST पढ़ा था, 2 लाख रुपया से ज्यादा हम नगद ले नहीं सकते, और एक पढ़ा था सेक्शन 48(3) जिसमें 10,000 से ज्यादा नगद दे नहीं सकते। याद आ रहा है? तो 2 लाख से ज्यादा आप नगद ले नहीं सकते। तो क्या ये बात यहां पे भी लागू होगी जब हम कहते हैं मनी और प्रॉपर्टी हमको मिला है, मनी मिला है, ठीक है? अगर रिलेटिव से मनी मिल जाए, रिलेटिव से मनी मिल जाए, तो मेरे हाथ में क्या होगा? वो मनी टैक्स फ्री है, वो गिफ्ट टैक्स फ्री है। लेकिन अगर वो 2 लाख रुपए से ज्यादा है, 269 ST की पेनाल्टी तो लगेगी। 2 लाख रुपए से ज्यादा नगद है तो 269 ST की पेनाल्टी लगेगी। कितनी होती है पेनाल्टी? 100%। तो सरकार को जितना आपके पास आया है पूरा का पूरा पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा। मैं समझाता हूं पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है। अब वो पीजीबीपी में 269 ST को लिंक करके अब पढ़ा रहे हैं इस बात को। ए ने बी को कैश दिया, ठीक है, ये दोनों रिलेटिव है, ठीक है, तो गिफ्ट जो आया, गिफ्ट जो आया कैश, गिफ्ट कैश, ये टैक्स फ्री है, इस पे कोई टैक्स नहीं, बट 269 ST की पेनाल्टी लग जाएगी, ठीक है। अब ये कैश कितना है? मान लेते हैं 5 लाख रुपए है, तो 269 ST की पेनाल्टी लग जाएगी 5 लाख रुपया। टैक्स नहीं लगेगा, ये इनकम नहीं कहलाएगी गिफ्ट की, लेकिन पेनाल्टी लग जाएगी। वो तो आप भूले नहीं ना हैं 269 ST। अब दूसरी बात मान लेते हैं, ए और बी ये नॉट रिलेटिव है, ठीक है, कैश दिया गया 5 लाख रुपया, तो पहले तो कैश गिफ्ट बनेगा, ठीक है, कैश गिफ्ट की इनकम होगी 5 लाख रुपया, ठीक है, इस पे जो भी टैक्स उसका बनता है उस पे टैक्स पे करना होगा। उसके अलावा 269 ST की पेनाल्टी भी लगेगी, ठीक है, 100% यानी कि 5 लाख रुपया। अब ऐसे समझ लो, मान लो वो 30% वाली, क्योंकि इस पे गिफ्ट वाले पे स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है, स्लैब रेट वाला टैक्स लगता है, स्लैब रेट टैक्स, ठीक है।
तो मान लो हम 30% वाले स्लैब में फॉल कर रहे हैं तो 1.5 लाख रुपया टैक्स लग जाएगा और 5 लाख रुपया पेनाल्टी लग जाएगी, यानी नॉन रिलेटिव से 5 लाख रुपया अगर हमको गिफ्ट में आ गया तो 1.5 लाख और 5 लाख 6.5 लाख रुपया हमको देना पड़ जाएगा सरकार को। समझे बात को? यानी अगर कोई तुमको 5 लाख रुपया नगद दे दे, बोले गिफ्ट ले लो, तो मत लेना, कहानी हो जाएगी तुम्हारे साथ। 1.5 लाख रुपया सरकार उस पर टैक्स मांगेगी और 5 लाख रुपया पेनाल्टी मांगेगी। आया 5 लाख, सरकार को चाहिए 6.5 लाख रुपया। समझ में आ रहा है कानून? और अगर जो देने वाला है वो रिलेटिव है तो टैक्स बच जाएगा, लेकिन पेनाल्टी 100% लगेगी 5 लाख रुपया। यानी आपका रिश्तेदार आपको 5 लाख रुपया नगद दे दे तो सरकार को 5 लाख रुपया देना पड़ जाएगा आपको। पूरा उठाइए और दे दीजिए सरकार को, तो लेना नहीं है नगद, ठीक है? 2 लाख रुपया से ऊपर। ये ग्रेटर 2 लाख के लिए ये लॉ था, ग्रेटर इज इक्वल टू 2 लाख और मोर, ठीक है? नाउ फोर्थ, relative for the purpose of HUF shall mean any member of HUF. Accordingly, gift from received by HUF from its member will not be taxed. अच्छा, रिलेटिव से जो पैसा आता है वो टैक्स फ्री है, ये आपने देख लिया, वो टैक्स फ्री गिफ्ट है। तो HUF के लिए रिलेटिव कौन होगा? HUF के जितने मेंबर हैं वो उनके रिलेटिव है। तो HUF का मेंबर HUF को कुछ भी देगा तो HUF के हाथ में टैक्स फ्री है। अब नेक्स्ट बात आइए, ये कौन सा पॉइंट है? 5वां पॉइंट। आप एक ज्वेलरी की दुकान पे गए, ध्यान से सुनिएगा, ज्वेलरी की दुकान वाला अगर आपसे खरीदता है पुरानी ज्वेलरी, तब तो हमने समझा दिया कि वो तो इन्वेंट्री खरीद रहा है, ठीक है? वो कोई कैपिटल एसेट नहीं खरीद रहा है, इसलिए टैक्सेबल नहीं होगा उस ज्वेलर के हाथ में। लेकिन मैं आपकी बात करता हूं, आप एक दुकान पे गए ज्वेलरी खरीदने, दुकानदार ने बोला ए बी को दे रहा है माल, और यहां पे ए ज्वेलर है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने ये नहीं सिखाया था, अभी मैंने यहां पे बी को ज्वेलर बनाया था, ठीक है? यहां ए ज्वेलर है, ठीक है? ये सेल कर रहा है ज्वेलरी टू बी, फेयर मार्केट वैल्यू है उसकी 20 लाख रुपया, और सेल कंसिडरेशन, अब देखिए ज्वेलर ने बी को बताया कि देखो भाई 20 लाख रुपए की ये ज्वेलरी है। बी ने बोला नहीं मैं 17 लाख रुपए दूंगा इसके, ठीक है? दुकानदार कहता है चलिए 19 लाख रुपए मैं आपको लगा दूंगा, लास्ट रेट है। फिर भी बोलता है नहीं ना आपकी ना हमारी 18 लाख रुपए चलिए लगाइए। 18 लाख रुपए में सेल कंसिडरेशन हो जाता है, बिक जाता है। बी को 2 लाख रुपया सस्ता मिल गया, तो क्या बी की इनकम हो गई 2 लाख रुपया? क्या इसके लिए कैपिटल एसेट है? बी के लिए कैपिटल एसेट है, बी के लिए ये कैपिटल एसेट है। ध्यान दीजिए, यही तो होना था, बी के लिए ये ज्वेलरी जो है ये कैपिटल एसेट है। क्या ये इनकम हो गई? लॉजिकल दिमाग से सोचेंगे तो यार दिन भर इस तरीके की चीजें होती हैं। और अगर हम लेडीज की बात करें, फीमेल्स की बात करें, तो वो तो दिन भर हर दुकान पे क्या कर रही हैं? मोल भाव कर रही हैं, ठीक है? हर सामान मोल भाव करके खरीद रही हैं, ज्वेलरी खरीद लाई मोल भाव करके, पेंटिंग खरीद रही, स्कल्पचर्स खरीद रही, तो दिन भर उनकी इनकम हो रही है। तो अगर एक फीमेल से पूछा जाए तुम्हारी दिन भर की इनकम कितनी है, कमाती धमाती कुछ नहीं है, सिर्फ शॉपिंग कर करके इनकम हो गई, ठीक है? क्योंकि हर जगह मोल भाव की, हर जगह इनकम हो गई उनकी। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक रजिस्टर्ड डीलर जितनी की इनवॉइस बनाता है उसी को फेयर मार्केट वैल्यू कहा जाता है। जितने से डीलिंग शुरू हुई वो फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है। फेयर मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपया माना ही नहीं जाएगा, ठीक है? ये सेल कंसिडरेशन को ही फेयर मार्केट वैल्यू भी माना जाता है। फिर से सुन लीजिए, जितने रुपए की बिल बनाएगा, ठीक है, ये ज्वेलर जितने रुपए की इनवॉइस बनाएगा उसी को फेयर मार्केट वैल्यू बोला जाता है। क्लियर है बात? यानी आप दुकानदार से कोई चीज खरीद के लाओगे तो कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो जितने में बेचा है वही फेयर मार्केट वैल्यू है। आप दुकानदार को जब बेचोगे तो उस दुकानदार के हाथ में भी गिफ्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसकी पीजीबीपी की इनकम बनेगा, वो इन्वेंट्री खरीद रहा है, ना कि कैपिटल एसेट। ओह सर, अब कुछ थोड़ा समझ में आ गया। हम अपने दिमाग में एक बात को फीड कर लेते हैं। अगर मैंने दुकानदार से खरीदा तो मेरी इनकम नहीं, मैंने दुकानदार को बेचा तो उसकी इनकम नहीं, भले मार्केट वैल्यू से सस्ता हो। रीजन भी दोनों के पीछे पता चल गया। मैं दुकानदार से खरीदता हूं तो इसलिए इनकम नहीं है क्योंकि वो जितने की इनवॉइस बनाएगा वही फेयर मार्केट वैल्यू है। और मैंने जब दुकानदार को बेचा तो दुकानदार की इनकम क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भाई? क्योंकि
वो कैपिटल एसेट नहीं, इन्वेंट्री खरीद रहा है। खरीदने वाले के लिए, पाने वाले के लिए वो एसेट कैपिटल एसेट होती है, वो प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट होती है, तभी गिफ्ट की इनकम आती है। वाओ, मजा आ गया। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, इनवॉइस वैल्यू शैल बी एफएमवी, देयरफॉर नो इनकम इज लायबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 5627। अब ये क्यों बोल रहा है रजिस्टर्ड डीलर, मैं आपको ये भी समझा दूं। सिर्फ डीलर नहीं बोल रहा है, रजिस्टर्ड डीलर बोल रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, मैं किसी को ना सस्ते में ज्वेलरी देना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं तो जानता हूं सामने वाले के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, तो मैंने एक काम किया, मैंने बोल दिया कि मैं एक ज्वेलर हूं, ठीक है, आज मैंने अपने घर के आगे एक बोर्ड लगा दिया है, राज ज्वेलर्स। हो गई दुकान, ठीक है, नीचे के कमरे में दुकान की तरफ खोल के बैठ गए, बोर्ड लगा दिए राज ज्वेलर्स। कोई आएगा तो हम दिखा देंगे, फोटो वोटो भी खींच के रख लिए हैं, और उसी दुकान में बैठ के हमने किसी को दे दिया ज्वेलरी, ठीक है। 18 लाख रुपए की 18 लाख रुपए की ज्वेलरी थी, 1 लाख रुपए में दे दिया। कोई आगे बोलेगा तो हम बोल देंगे भाई हम तो डीलर हैं, डीलर तो जितने में देता है भाई वही फेयर मार्केट वैल्यू होती है। तो सरकार कह रही है नहीं, कोई भी डीलर नहीं, बोर्ड लगा के दुकानदार बन गए हो, रजिस्टर्ड डीलर की बात कर रहे हैं। रजिस्टर्ड का मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब आप कहोगे सर छोटे मोटे व्यापारी तो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते नहीं हैं, ठीक है, तो यानी उनसे अगर हम खरीद लेंगे तो क्या होगा? तो अगर छोटे मोटे व्यापारी से तुमने खरीदा है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो जितना सस्ता खरीदा है वो आपकी इनकम होती है। लेकिन सच पूछिए तो ये बात प्रैक्टिकली नहीं है जो मैंने बोली। क्यों? क्योंकि यहां पे गिफ्ट क्या कहलाता है? ज्वेलरी, बुलियन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स एंड वर्क ऑफ आर्ट। जरा ये बताइए, ये सब चीज बेचने वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं होगा क्या? अरे इसकी एक एक आइटम की कीमत ही कई लाख रुपए होती है। ज्वेलरी तो खुद ही एक हो सकता है 20 लाख रुपए की, 40 लाख रुपए की हो, ठीक है। जीएसटी में तो एनुअल टर्नओवर की लिमिट है कि भाई इतने रुपए का टर्नओवर है, इससे बियॉन्ड है तो आपको टैक्सेबल होगा। ये सब बड़े महंगे आइटम होते हैं भाई साहब। इसका डीलर तो खुद ही टर्नओवर बड़ा होगा, तो वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा कि नहीं? अगर जेन्युइन है तो बिल्कुल होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ध्यान से समझिएगा, अगर आपने रजिस्टर्ड डीलर से बाय किया है तो जितने की वो बिल बना रहा है, जीएसटी इनवॉइस होनी चाहिए। जीएसटी इनवॉइस जितने की बनती है वो फेयर मार्केट वाली होती है। मैंने 1 करोड़ रुपए दिया, उसने 1 करोड़ रुपए की इंक्लूडिंग टैक्सेस वगैरह 1 करोड़ रुपए की इनवॉइस बनाई, तो 1 करोड़ रुपए की इनवॉइस क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू है। अगर अनरजिस्टर्ड डीलर इनवॉइस बनाता है तो वो फेयर मार्केट वैल्यू नहीं मानी जाती है, फिर जो उसकी मार्केट वैल्यू है उसी को फेयर मार्केट वैल्यू माना जाएगा। और अगर आपने उससे सस्ता खरीदा है तो आपके हाथ में टैक्सेशन होगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली बेकार की बात है, प्रैक्टिकली बेकार की बात है, क्योंकि ये सब चीज आप जिससे खरीद रहे होगे वो रजिस्टर्ड डीलर होगा, ये गारंटी है, ठीक है। नहीं तो वो पक्का टैक्स प्लानिंग करने के लिए जबरदस्ती का बोर्ड लगाया, और गवर्नमेंट इसी को तो पकड़ना चाहती है, तो पकड़ ली। नाउ द टर्म रिलेटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल मीन्स, रिलेटिव का मतलब क्या है? आइए अब यहां पे भी बहुत मजा आने वाला है आपको। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? मैंने ना ऐसे नहीं लिखा रिलेटिव का मतलब मदर, फादर, दिस दैट। मैंने इसका पूरा चार्ट बना दिया। पता है, इससे ना पिक्चर दिमाग में बैठ जाती है। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत फायदा होने वाला है। अभी आइए देखिए, आप अपने आप को यहां पे फिट कर लीजिए मिस्टर ए की जगह पे। ध्यान दीजिए, आपको विजुअलाइज करना है, ये सब कुछ फील करना है आपके रिश्तेदारों को, ठीक है। आप अपने आप को यहां पे बैठाइए, मिस्टर ए। अब लड़कियां सोच रही होंगी क्या मुझे भी मिस्टर ए पे बैठाना है या इधर स्पाउस ऑफ मिस्टर ए में बैठाना है? मिस्टर ए में ही बैठाना है। लड़कियां भी मिस्टर ए, मतलब आप अपने आप को यहीं पे बैठाइए, ठीक है, यहीं पे फील कीजिए। जब मैं बोलूंगा आपके स्पाउस रिलेटिव है, तो देखिए लड़के, जो आपकी बीवी है वो रिलेटिव है, स्पाउस ऑफ मिस्टर ए। लड़कियां क्या करेंगी? लड़कियां भी तो मैंने कहा यहीं पे हैं, लड़कियां भी यहीं पे हैं। तो वो जब बोलूंगा स्पाउस, तो आप अपने पति को कंसीडर करेंगे। अब आप लोगों की शादी तो हुई नहीं है, तो एक ही रास्ता है अगर इस बात को अच्छे से समझना है तो। अगर आप प्यार मोहब्बत कर रहे हो तो विजुअलाइज कर लो, जिससे भी आप अभी ये सब चक्कर में चल रहे हो, ठीक है। तो लड़के उस लड़की को विजुअलाइज कर ले, लड़कियां उस लड़के को विजुअलाइज कर ले, ताकि आपको बहुत क्लियर आइडिया हो जाए। आपको ये सब फील करना पड़ेगा, तो रिलेटिव आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए देखिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सबको ये देखें, आपके रिलेटिव कौन है? आपके माता पिता। याद रहेगा, आपके माता पिता रिलेटिव है, ठीक है। फिर फादर के ऊपर फादर मदर हैं, तो ये फादर मदर कौन हुए? दादा दादी,
ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के माता पिता रिलेटिव हैं, फिर उनके दादा दादी रिलेटिव हैं। ठीक है, फादर के फादर और फादर की मदर, ठीक है, दादा दादी। अच्छा, नाना नानी रिलेटिव हैं क्या? नहीं, मदर के ऊपर फादर मदर नहीं है, नाना नानी आपके रिलेटिव नहीं है। झटका लग गया, ये कौन सा कानून है? कह रहा है नाना नानी रिलेटिव ही नहीं है। मैंने हाईलाइट किया यहां पे, मैटरनल ग्रैंडफादर मैटरनल ग्रैंडमदर आर नॉट रिलेटिव फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 56। अगर नाना नानी आपको 50,000 रुपए से ऊपर दे देंगे ना, आपके हाथ में टैक्सेबल है। ओ माय गॉड, और यही एग्जाम में गलती होती है, क्योंकि बच्चा तो प्राइमरली मान ही नहीं सकता कि नाना नानी रिलेटिव नहीं है। उसके दिमाग में बैठेगा नहीं ये तो होते ही होंगे, नहीं है रिलेटिव। फादर मदर, फादर के फादर मदर, दादा दादी, माता पिता रिलेटिव है। अब आइए, फादर के ब्रदर, फादर के ब्रदर का मतलब कौन हुआ? चाचा ताऊ। ठीक है, फादर की सिस्टर, फादर की सिस्टर मतलब बुआ, वो रिलेटिव है। मदर की तरफ ब्रदर और सिस्टर कौन हुआ? मामा, और सिस्टर मम्मी की बहन मौसी। मामा रिलेटिव है, मौसी रिलेटिव है, और इधर चाचा ताऊ रिलेटिव है, बुआ रिलेटिव है। याद रहेगा आपको? आप फटाफट ना उनकी पिक्चर देख लो अपने दिमाग में। भाई आपकी बुआ होंगी, चाचा होंगे, मामा होंगे, मौसी होंगी, फट 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 अपने दिमाग में बैठाओ, उनको विजुलाइज करो, उनकी पिक्चर जैसे अपने सामने एक फ्लैश करो। ठीक है, खट खट बैठेगा, नाना नानी की पिक्चर लाओ सामने, करो नहीं ये सब रिश्तेदार नहीं है, ये रिश्तेदार नहीं है। ठीक है, आइए अब एक बात बताइए, मैं आपको इतनी बात से समझाता हूं, मामा रिलेटिव है, नाना रिलेटिव है नहीं। यानी अगर नाना जी आपको 1 लाख रुपया देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे बताइए? नाना जी आपको 1 लाख रुपया देना चाहते हैं, आप कहेंगे नहीं नाना जी आप नहीं देंगे, आप बोलेंगे नाना जी आप मामा जी को दे दो। जल्दी बताइए, नाना जी मामा जी को देंगे, वो उनके बेटे हैं, रिलेटिव हैं, हाँ। फिर आप मामा जी को कहिए कि आप मामा जी मुझे दे दो, तो आपके हाथ में टैक्स फ्री है। ओ माय गॉड सर क्या बात बताए हैं, नाना जी से डायरेक्ट पैसा नहीं लेना है, नाना जी को बोलना है मामा जी को दीजिए, मामा जी हमको देंगे पैसा। क्लियर? अब देखिए, मिस्टर ए के ब्रदर सिस्टर रिलेटिव है, भाई बहन आपके रिलेटिव हैं, विजुलाइज कर लीजिए ये लोग आपके रिलेटिव हैं। ठीक है, अब आइए स्पाउस की तरफ, वाइफ की तरफ। अब आपके स्पाउस की तरफ मतलब आपके बेटर हाफ की तरफ वाली फैमिली में से कौन कौन रिलेटिव है आपका? ठीक है, मतलब लड़कियां अपने हस्बैंड को विजुलाइज करते हुए सोचेंगी कि मेरे हस्बैंड के फैमिली की तरफ से कौन कौन मेरा रिलेटिव है, और लड़के अपनी बीवी की फैमिली वाला देखेंगे कि कौन कौन रिलेटिव है। ठीक है, ऑब्वियसली आपके पास अभी ये सब है नहीं, ठीक है, लेकिन ठीक है विजुलाइज कीजिए, क्योंकि ये भले आपकी करियर प्लानिंग हुई ना हो, फैमिली प्लानिंग तो आपकी हो गई होगी जो मुझे लगता है। तो स्पाउस के मदर फादर यानी सास ससुर रिलेटिव है। ठीक है, फिर फादर के फादर मदर मतलब आपके ससुर के माता पिता भी आपके रिलेटिव हैं, विजुलाइज कर लीजिए, ससुर सास ससुर रिलेटिव हैं। ठीक है, एंड ससुर जी के माता पिता रिलेटिव है। अच्छा ठीक है, ब्रदर सिस्टर, स्पाउस के ब्रदर का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं अगर अपने टर्म्स में बात करूं तो मैं कहूंगा साला रिलेटिव है, ब्रदर मतलब साला, और सिस्टर मतलब साली, साला साली रिलेटिव है। ठीक है, और अगर लड़कियां सोचेंगी तो उनको कैसे सोचना है? पति का भाई यानी देवर, देवर रिलेटिव है, और सिस्टर मतलब कौन हो गई? ननद। ये सब रिश्ते भी आप समझते हो ना, ननद रिलेटिव है। ठीक है, उसके बाद ए और मिसेस ए, बच्चे तो कंबाइंड होंगे ना, कि ए के बच्चे बी के बच्चे, ए के बच्चे मिस्टर ए के बच्चे मिसेस ए के बच्चे, ऐसे तो नहीं। तो देखिए अब नीचे से मैंने कंबाइन कर दिया। ठीक है, इनका बेटा और इनके इनके मतलब इनके बच्चे, बेटा बेटी दोनों रिलेटिव हैं, फिर बेटी के बेटा बेटी रिलेटिव नहीं है। देख रहे हो आप, बेटी वाली फैमिली को छोड़ दो, अब कह रहा है बेटा का मतलब पोता पोती रिलेटिव है, बेटी रिलेटिव है लेकिन बेटी के अब बेटा बेटी रिलेटिव नहीं है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहां भी गलती हो जाती है, राइट? यानी हम अपने रिलेटिव की बात करें, हमें किससे किससे पैसा मिलेगा कि मेरे लिए टैक्स फ्री है, तो हमने देखा मेरा बेटा दे दे, मेरी बेटी दे दे,
मेरे बेटे का, मेरा पोता दे दे, मेरी पोती दे दे, टैक्स फ्री है। लेकिन मेरी बेटी का बेटा, ठीक है, या मेरी बेटी की बेटी दे दे पैसा मुझे, तो वो टैक्स फ्री नहीं होगा, टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि दे आर नॉट रिलेटिव। स्पाउसेस ऑफ ऑल द अबव, जितने लोगों के ऊपर बात की हो सबके स्पाउसेस भी रिलेटिव हैं। जैसे आपने बोला चाचा रिलेटिव है तो चाची रिलेटिव है, आपने बोला बुआ रिलेटिव है तो फूफा भी रिलेटिव है, आपने बोला मामा रिलेटिव है तो मामी भी रिलेटिव है, आपने बोला मौसी रिलेटिव है तो मौसा भी रिलेटिव है, आपने बोला बेटा रिलेटिव है तो बहू भी रिलेटिव है, आपने बोला बेटी रिलेटिव है तो दामाद भी रिलेटिव है। जिसका जिसका हमने नाम लिया उनके जो हस्बैंड हैं या फिर वाइफ हैं, स्पाउसेस जो है उनकी, वो रिलेटिव है। क्लियर है? जैसे मेरा साला रिलेटिव है तो उसकी वाइफ भी रिलेटिव है, साली रिलेटिव है तो उसके हस्बैंड भी रिलेटिव है। लड़कियों के लिए देवर रिलेटिव है तो देवरानी भी रिलेटिव है, ठीक है। अगर ननद रिलेटिव है तो ननद का हस्बैंड वटेवर वो भी रिलेटिव है, ठीक है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बस आप एक बात बता रहा हूं, ठीक है। सो एज वी आर इवन प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर लॉ ऑफ इंडिया। यस, हिंदुस्तान में जो लॉ है वो थोड़ा अलग है। अभी ये सिर्फ आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं, और आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। न जाने कितने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट विदेश में जाके काम करेंगे, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी, सीएम में आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो आप सब विदेश में काम करेंगे, तो आपको पता होगा कि यहां पे लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है विदेशों के लॉ में। एक्चुअली यहां पे हमने देखा कि बेटा बेटी कंबाइन करके बताया जा रहा है, जबकि आप देखिए विदेशों में ऐसा नहीं होता। मिस्टर ए पहली शादी करता है, ठीक है, वो अभी उसकी वाइफ है, फिर वो किसी और से शादी कर लेता है तो वो उसकी वाइफ है, ठीक है। कुछ वाइफ है ही नहीं फिर भी बच्चे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ए मतलब एक्स वाई से शादी करता है, बच्चे हैं, तो ये इनके दोनों के रिलेटिव हैं, ठीक है, वो बच्चे। लेकिन अगर एक्स ने जेड से शादी की और उसके जो बच्चे हैं, तो क्या वो दूसरी बीबी वाई के रिलेटिव है कि नहीं है? आई होप आप समझ रहे हो, क्योंकि वहां पे बच्चा ऐसे नहीं होता है। यहां पे हम लोग बोलते हैं दोनों का बच्चा। विदेशों में जब लॉ बनाया जाता है तो ऐसे बनाया जाता है हस्बैंड का बच्चा, वाइफ का बच्चा, क्योंकि वो हस्बैंड का बच्चा सेम वाइफ से हो ऐसा जरूरी नहीं है, और वो वाइफ का बच्चा सेम हस्बैंड से हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो वहां पे लॉ कुछ इस तरीके से होता है, राइट। चलिए अब एक बात और, जो मैं आपको एक दूसरा चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम में समझाता हूं, लेकिन मेरी तो आदत है कि पैरेलली आपको सारी बात समझाया जाए और कॉन्सेप्चुअल आपको समझ में आए। एक बात बताइए, मैंने अपनी बीवी को 1 करोड़ रुपए दे दिए, इनकम टैक्स कह रहा है कि भाई ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, बीवी को 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। एक बात बताइए, मैं दूंगा ही क्यों? क्योंकि मेरे खाते में भी पैसा पड़ा हुआ है ना, तो बीवी कहती है मेरा ही पैसा है, ठीक है। जैसे मैं अपने खाते से निकाल के 1 करोड़ रुपए बीवी के खाते में डाल दूं, ठीक है, तो बीवी ऐसा नहीं बहुत मस्त हो जाती है मेरी, कहती वाह भाई मुझे 1 करोड़ रुपए मिल गए। कहते कौन सा तुम्हारे खाते में पड़ा है तो मेरा नहीं है, जितना मर्जी उतना वहां से भी उड़ाएंगे, ठीक है। अब घर में मान लीजिए मेरे पैसा पड़ा हुआ है 10 लाख रुपया, ठीक है, मैं उठा के बीवी को दे देता हूं, तो कह रही मुझे क्या दे रहे हो, मेरे ही पास तो रखा था अभी भी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्रैक्टिकली इस बात का कोई मतलब नहीं है मैंने अपनी बीवी को गिफ्ट दे दिया। क्यों किया जाता है ये सब मैं समझाऊं। एक्चुअली मेरे पास 50 लाख रुपए है, मैंने सोचा मैं अपने नाम से इसे इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 5 लाख रुपए की इनकम आएगी, और मैं ऑलरेडी 30% के स्लैब में हूं। तो जब ये 5 लाख रुपए की इनकम आएगी तो इस पे 30% का टैक्स, 1.5 लाख रुपए मेरा टैक्स लग जाएगा। मेरे बीवी की कोई इनकम है नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी बीवी के नाम से वो 50 लाख रुपया जमा करा दिया, या मैंने बीवी को दे दिया, बीवी ने जमा कर दिया वो पैसा अपने खाते में और उसको मैंने इन्वेस्ट करा दिया। तो बीवी की इनकम आ गई 5 लाख रुपया, और बीवी की कोई और इनकम थी नहीं, तो इसलिए वो क्या हुआ, 5 लाख रुपया टैक्स फ्री हो जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा। ये मकसद होता है, लोग अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट देते हैं ताकि उनकी इनकम डाइवर्ट होकर किसी और के हाथ में जा सके। नहीं तो ऐसे कोई मतलब तो ही ना, अपनी बीवी को ये सब में कोई मतलब है क्या? नहीं, 2 जगह मतलब नहीं है गिफ्ट का, बीवी को और बहू को। जब तक जब मेरी शादी हो जाती है तो हम अपनी बीवी के नाम से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाता है वो भी बीवी ले आता है तो उस बहू के नाम से भी शुरू कर देते हैं। मतलब घर में जो
बहुएं आती हैं, ठीक है, कभी वो मेरी बीवी के रूप में आई, फिर कभी मेरे बेटे की बीवी के रूप में आई, तो घर में जब भी बहुएं आती हैं तो लोग इस तरीके की टैक्स प्लानिंग उन्हीं के साथ करते हैं। सरकार भी ये बात समझती है। तो सरकार ने क्या किया है, कहा है गिफ्ट तो उनके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन अगर उनके हाथ में उस पैसे से, उस गिफ्ट वाले पैसे से कोई इनकम आई तो वो इनकम आप ही की होगी जिसने ट्रांसफर किया है पैसा। यानी मैंने अपनी बीवी को गिफ्ट दिया या अपनी बहू को गिफ्ट दिया, ठीक है, मैंने अपनी बीवी को गिफ्ट दिया या मैंने अपने बहू को गिफ्ट दिया, दोनों के लिए सोचिए। बीवी के लिए मैं क्या हूं, हस्बैंड, स्पाउस, रिलेटिव है, हाँ टैक्स फ्री। बहू के लिए मैं क्या हूं, बहू के लिए मैं ससुर हूं, ससुर रिलेटिव होता है, हाँ रिलेटिव होता है, बहू के हाथ में टैक्स फ्री। लेकिन अब उस पैसे से बीवी को, बहू को जितनी इनकम आएगी वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी, ठीक है। इसलिए गिफ्ट देने का कोई फायदा नहीं है, मैं यही समझाना चाहता हूं। प्रैक्टिकल बात यह है कि इस गिफ्ट को देने का कोई फायदा नहीं है बीवी और बहू को, कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा, एज अ मेजर ऑफ टैक्स प्लानिंग वन शुड अवॉइड गिविंग गिफ्ट टू स्पाउस और सन्स वाइफ, because in that case clubbing provision under section 64 will be attracted and that is the income from the gifted amount will be added to the income of donor, ठीक है। गिफ्टेड अमाउंट पे जो इनकम आ रही है वो जो डोनर दिया है उसकी इनकम मानी जाएगी। फाइनेंस नहीं है, फियांसे है, फियांसे एंड फियांसी, फियांसे एंड फियांसी इज नॉट रिलेटिव, ध्यान दीजिएगा। फियांसे फियांसी कब होते हो आप लोग, इंगेजमेंट आपकी हो जाती है तो आप बन जाते हो फियांसे और वो बन जाती है फियांसी, ठीक है, जब आपकी इंगेजमेंट हो गई है और शादी नहीं हुई है। ध्यान दीजिएगा, स्पाउस का मतलब क्या होता है, वाइफ, और वाइफ वो तब कहलाती है जब आपकी शादी हो गई है, इंगेजमेंट के बाद वो आपकी स्पाउस नहीं है। यानी अगर इंगेजमेंट की रिंग, ध्यान दीजिएगा, 50,000 रुपए से ऊपर की है तो ये गिफ्ट बन जाएगी कैटेगरी 2 वाली, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीडिंग 50,000। अगर 50,000 रुपए से ऊपर की रिंग आपने अपनी फियांसी को पहना दिया तो वो उसके हाथ में टैक्सेबल है। फियांसी ने आपको अंगूठी पहना दी 50,000 रुपए से ऊपर की, आपके हाथ में टैक्सेबल है। आप वो सर ये क्या आज आपने बता दिया, हाँ इंगेजमेंट की जो रिंग है अगर 50,000 रुपए से ऊपर की है तो वो टैक्सेबल होती है बेटा। क्यों, क्योंकि वो रिलेटिव नहीं है आप लोग, अभी आपकी मंगनी हुई है, क्या कहते हैं, इंगेजमेंट हुई है, राइट, आपकी शादी नहीं हुई है, तो यू बोथ आर नॉट रिलेटिव। तो आपने जो भी गिफ्ट का आदान प्रदान किया वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ने एग्जेम्प्ट कैटेगरी वगैरह पढ़ी, बहुत सारे रेलेवेंट पॉइंट्स को सीखा। अब एक इलस्ट्रेशन है, रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट फॉर 31 मार्च 24, 40,000 फ्रॉम एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन से मिल रहा है, बहन रिलेटिव होती है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। डॉटर ऑफ एल्डर सिस्टर, नहीं ये रिलेटिव नहीं है। बहन की बेटी, ये तो कहीं रिलेटिव में नहीं था, ये टैक्सेबल है 60,000, और सिंस ये 50,000 रुपए से ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। 1,25,000 फ्रॉम वेरियस फ्रेंड्स ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, रिलेटिव से नहीं आया है, फ्रेंड से आया है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि ये ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज आया है, एग्जेम्प्ट, राइट। तो चलिए एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि आज आपने बहुत कुछ सीख लिया। विल स्टॉप हियर।